क्या इंडिया से 2024 में आपका यूएस आना सेंस बनाता है? आप यहाँ आ गए और आपको अपना करियर पाथ चेंज करना है तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। आप रिटायर हो गए तो भी आप यहाँ नहीं रुक सकते। तो जॉब ढूंढने में जितना इजीली पहले मिल जा रही थी उतनी इजीली नहीं हो। आई एम नॉट सेइंग डू नॉट मूव टू द यूएस। भाई इतने सारे लोग मूव कर रहे हैं, कुछ तो बात होगी। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सबके हाल। मेरा नाम है ऋतु। वेलकम बैक टू अनदर स्पेशल व्लॉग। 2024 चल रहा है ये और बहुत सारे लोग यूएस आना चाहते हैं। अभी करेंटली यूएस में ऑलमोस्ट 20 लाख से ज़्यादा इंडियंस हैं और जैसे कि यूएस लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स है तो हर साल बहुत ज़्यादा लोग यूएस आते हैं। क्या इंडिया से 2024 में आपका यूएस आना सेंस बनाता है? यहाँ पे इमिग्रेशन प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ आके पता लगती है और आज मैं आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जिससे आप डिसाइड कर सकते हो कि यूएस आना है या नहीं। आई एम होपफुल ये सब जब आप देखो तो आपको अच्छा लगे। लेट्स रोल। ऑफकोर्स कंटेंट की कमी ना हो तो वी आल्सो हैव प्रशांत। आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ लोग जब यूएस आते हैं तो फिर वो एक वीज़ा की कैटेगरी के थ्रू आते हैं, वो है F1 वीज़ा, वो स्टूडेंट वीज़ा होता है। और तो आजकल आई थिंक काफ़ी सारे लोग स्टूडेंट्स F1 के थ्रू आ रहे हैं। मैंने भी पढ़ा था कि लास्ट ईयर शायद 1,40,000 लोगों का वीज़ा सिर्फ इंडिया से लगवाया था। तो ये एक वन ऑफ द मेजर रूट्स है कि यहाँ पे आओ, पढ़ाई करो और फिर उसके बाद वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवा लो। बहुत सारे लोगों का सपना होता है इनफैक्ट यूएस में आके पढ़ाई करना और उसके लिए बहुत पैसे भी लगते हैं। इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। एंड कभी कभी क्या होता है कि आप यूएस आ जाते हो और आप पढ़ाई कर लेते हो और आपकी जॉब नहीं लगती। स्पेशली करंटली 2024 में जहाँ मार्केट इतनी अच्छी नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनीज फैंग इन सब ने हायरिंग फ्रीज कर रखी है तो फिर ले ऑफ्स कर रही है इवन, मतलब कि यहाँ पे ले ऑफ्स हो रहे हैं। तो उस केस में ऑलरेडी जो पहले से लोग थे वो मार्केट में है, प्लस जो नए हायर्स आ रहे हैं, तो देयर इज़ अ चांस कि मतलब जॉब ढूंढने में जितना इजीली पहले मिल जा रही थी उतनी इजीली नहीं हो। एंड देन यू हैव टू गेट अ जॉब जिसमें आपका बेसिकली बस जस्ट काम चल रहा है एंड आपका लोन का जो इतना बड़ा लोन आपके ऊपर होगा क्योंकि पढ़ाई बहुत एक्सपेंसिव होती है, तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, आप उसे चुका नहीं पाओगे। एंड ऑल्सो क्या होता है ना कि ये जो वीज़ाज होते हैं, अगर आप F1 के थ्रू आते हो तो फिर आप ऐसा नहीं कि पढ़ाई करोगे फिर आपका एकदम वर्क वीज़ा लग जाएगा। उसमें आपको 3 साल मिलता है, उस बीच में आपका लगना चाहिए। अगर आपको नॉन स्टेम कोर्स होता है तो आपको 1 साल मिलता है बस कि आप नई जॉब पकड़ सको। अगर आपकी नहीं मिलेगी तो आपको वापस जाना पड़ता है। तो बेसिकली आप पढ़ाई के टाइम पे जॉब नहीं कर सकते, आपको 2 साल पढ़ाई करनी है, कोर्स कंप्लीट करना है, उसके बाद 1 to 3 years आप पढ़ाई का उसी वीज़ा पे आप जॉब कर सकते हो, बट उसके बाद आपको वर्क वीज़ा में उसे कन्वर्ट करवाना पड़ता है। तो वो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो अभी करंटली 2024 में मार्केट थोड़ा ऐसा ही है, टेक बूम वगैरह खत्म हो चुका है। तो और दूसरा वो है जो वर्क वीज़ा कन्वर्ट करवाने वाला प्रोसेस भी है ना, वो भी ऐसा नहीं है कि हर एक का वर्क वीज़ा कन्वर्ट नहीं होता। तो वर्क वीज़ा की जो अपनी अलग प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से सबका वर्क वीज़ा कन्वर्ट नहीं होता। एक्जैक्टली क्या है वो हम आपको बताते हैं। दूसरी कैटेगरी जिससे यूएस बहुत सारे लोग आते हैं वो है H1B। एक ऐसी कैटेगरी है जिससे आपको वर्क वीज़ा मिलता है। वर्क वीज़ा, मेजर वर्क वीज़ा जो है यूएस का वो H1B है। देयर आर अदर टाइप ऑफ वर्क वीज़ास बट H1B काफ़ी बहुत सारे लोग आते हैं उससे। और ये लॉटरी सिस्टम भी होता है। आपकी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए $60,000 और उसके बाद रैंडम सिलेक्शन होता है, बाय कंप्यूटराइज्ड सिलेक्शन होता है। इसका सबसे बड़ा वन ऑफ द मेन इसका डाउन साइड यही है कि ये कम्प्लीटली लॉटरी बेस्ड होता है। और किस्मत चमकी तो चमकी, नहीं चमकी तो नहीं चमकी। इसमें ये नहीं है कि अगर आपके पास बेटर जॉब ऑफर है या फिर आपकी क्वालिफिकेशंस बेटर हैं तो आपका चांस बढ़ेगा। या आपको ज़्यादा साल हो गए यूएस में, ऐसा नहीं कि आपको 5 साल हो गए और किसी का 1 साल में भी लग सकता है, किसी का 7 साल में भी लग सकता है। तो जैसा कि हमने पिछले सेक्शन में बताया था कि F1 वालों का सबका कन्वर्ट नहीं हो पाता है H1B। वन ऑफ द रीजंस यही है क्योंकि ये बिल्कुल लॉटरी बेस्ड होता है। और बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। कितने लोग किए थे पिछले साल? लगभग पिछले साल 100 के आसपास एप्लीकेशंस आई थी। टोटल नंबर ऑफ वीजा अप्रूव कितने होने चाहिए? और इनके पास जस्ट 85,000 टोटल होता है, जिसमें से 65,000 नॉर्मल कैटेगरी होता है और 20,000 आर रिजर्व फॉर पीपल जिन्होंने यूएस से मास्टर्स की हुई है। तो उनका चांस थोड़ा बेटर रहता है, बट ऑन एन एवरेज किसी का 20-25% से ऊपर चांस नहीं होता। बट सोचो ना कि कितने सारे वीजाज हैं और मतलब कितने कम वीजाज हैं, कितने सारे लोग, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। और ये हर साल एक्सपोनेंशियली बढ़ते जा रहे हैं। अगले साल हो सकता है 1 मिलियन हो जाए ये नंबर, और वीजाज उतने ही हैं। तो इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप यूएस आए और आपने पढ़ाई की तो क्या पता आपका वीज़ा ना लगे, क्या पता आप यहाँ हो और आपकी जॉब चलेगी तो H1B में आपको 60 डेज मिलते हैं नई जॉब ढूंढने का। ये एक सेकंड इसका प्रॉब्लम है कि H1B में अगर आपका जॉब छूट गई तो आपके पास 60 डेज होते हैं वीज़ा नई जॉब ढूंढने का।
फ्रॉम एन एम्प्लॉयर जो कि आपका H1B लगा सके। ऐसा नहीं है कि अगर H1B है आप किसी के पास भी जाके काम कर सकते हो, वो एम्प्लॉयर को आपका H1B स्पॉन्सर करना पड़ेगा। और इसमें ये भी होता है कि जैसे मान लो अगर आपको लाइफ में कभी ब्रेक चाहिए, या फिर आपको जैसे आप टेक में हो और आपको फाइनेंस में जाना है, आपको फाइनेंस में हो आपको मैनेजमेंट में जाना है, आप वो स्विच नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ आ गए और आपको अपना करियर पाथ चेंज करना है तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। तो H1B में भी थोड़े फ्लॉज हैं और बहुत सारी चीज़ें, और काफ़ी ज़्यादा ये भी होता है कि अगर आपको मतलब अगर आपके पास H1B अगर आपको ब्रेक लेना है तो आप यहाँ पे नहीं रह सकते अगेन, कि अगर आपको 3-4 महीने का ब्रेक लेना है या फिर अगर आपको अपना कुछ स्टार्टअप बिजनेस टाइप शुरू करना है तो भी H1B पे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू। तो H1B से आप स्टेबिलिटी ले लोगे क्योंकि आप US में हो, बट वो इतनी स्टेबिलिटी इतनी स्टेबल नहीं है, आप कभी भी वापस जा सकते हो। तो जो तलवार है आपके गर्दन पे हमेशा लटकती रहती है, स्पेशली इन 2024 जहाँ पे इतना ज़्यादा जॉब लॉस हो रहा है। अगर ऐसा भी हो सकता है कि आप पढ़ाई करने यहाँ आओ और आपका वीज़ा ही ना लगे, तो वो भी एक पॉइंट रहता है। एक और प्रॉब्लम है US में इमिग्रेशन की, वो है H4 की प्रॉब्लम। H4 एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें आप अपने हस्बैंड के साथ मूव करते हो या फिर आप अपने पेरेंट्स के साथ मूव करते हो। इट्स अ डिपेंडेंट वीज़ा कैटेगरी। डिपेंडेंट वीज़ा तो जो भी H1B पे आता है उसके डिपेंडेंट्स H4 पे मूव हो सकते हैं। वहाँ पे आप H4 पे आप रह सकते हो लीगली और पढ़ाई कर सकते हो। काम करने में जो बच्चे हैं दे कांट वर्क, और जो स्पाउसेस हैं दे ऑल्सो कांट वर्क बाय डिफॉल्ट, बट देयर अभी 10 साल पहले तक तो दे कुडंट बिल्कुल भी नहीं काम कर सकते थे। अभी आजकल आई थिंक चीज़ें बदल गई हैं। अभी ऐसा है कि अगर आपके पास ग्रीन कार्ड आपने अप्लाई कर रखा है तो 4-5 साल में आपका वर्क ऑथराइजेशन आ जाएगा, बट 4-5 साल आप यहाँ करोगे क्या, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो बिल्कुल लोग लेट गो कर देते हैं कि नहीं चला जाएगा टाइम, बट टाइम नहीं जाता है और आप परेशान हो सकते हो यहाँ पे। और ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ मैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम हुई है। डिपेंडेंट वीज़ा पे जॉब्स मिलना भी बहुत मुश्किल रहता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट क्वालिफिकेशंस यू हैव। आई थिंक बहुत ज़्यादा लोग ऐसे लेट गो कर देते हैं कि यार मतलब ये तो डिपेंडेंट वीज़ा है तो मतलब जो कंपनीज होती हैं वो इतना मतलब ये ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंस है, दिस इज़ नॉट ऑफिशियल बट हम पर्सनल ऋतु का भी एंड द एक्सपीरियंस ऑफ अदर पीपल कि जिनके अगर तुम्हारे पास डिपेंडेंट वीज़ा होता है तो पीपल आर लेस लाइकली टू बी इंटरेस्टेड इन हायरिंग यू। और इसमें ये भी होता है ना कि मतलब यूएस आप आ तो जाते हो लेकिन इसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको लगती हैं। जैसे आप इंडिया में अगर आप काम कर रहे हो, ठीक है, और उसके बाद आप यूएस आ गए तो कहने को तो आप यूएस में हो लेकिन आप डिपेंडेंट हो, तो फिर वो मेंटल स्टेटस भी थोड़ा सा हिल जाता है काफ़ी सारे लोगों का। और इसे डिप्रेशन वीज़ा, प्रिजनर वीज़ा, गोल्डन केज वीज़ा ऐसे बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे इनफैक्ट 10 साल पहले तो लोग काम भी नहीं कर सकते थे। अभी आजकल थिंग्स आर बेटर। तो अगर आप US H4 पे आ रहे हो, सी की ग्रीन कार्ड फाइल हो रखा है नहीं हो रखा, ग्रीन कार्ड मिलेगा जब मिलेगा, बट एटलीस्ट फाइल हो रखा है ताकि आप जिंदगी में कभी काम कर पाओ। ग्रीन कार्ड कब फाइल होगा, मतलब फाइल बाय डिफॉल्ट नहीं होता। हाँ, मतलब जब फाइल करोगे, कब फाइल आप कंपनी, क्योंकि वो कंपनी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है, ग्रीन कार्ड कब फाइल होगा। या फिर आप अल्टरनेट अगर आप काम नहीं कर सकते तो व्हाट कैन यू डू। सम पीपल वो करते हैं कि पढ़ाई कर लेते हैं, पढ़ाई करके दे ट्राई टू कन्वर्ट, गेट अ सेपरेट H1B वीज़ा या इस टाइप का कुछ। तो उस टाइप से अगर आप कुछ कर सकते हो या नहीं, तो वो सब चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ती है कि उस टाइम पे क्या करोगे। प्लान करके आना, मतलब आई थिंक ऐसे ही अगर आप आओगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और समझ में जब तक आप समझोगे तब तक काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप सोच के आना कि करना क्या है। और डिपेंडेंट वीज़ा इटसेल्फ, मतलब इट्स नॉट easy life to live on a dependent visa. Under the carpet there are things that you have to go through and I suggest मतलब थोड़ा सोच समझ के आना, especially in 2024. It is not easy. मतलब अभी भी जैसे जितने ज़्यादा लोग आ रहे हैं, इतनी ज़्यादा फाइट है जॉब्स में। यहाँ पे भी लोग नहीं चाहते कि आपको एज एन डिपेंडेंट वीज़ा की कोई जॉब दे, क्योंकि वो चाहेंगे कि उनको मिले, तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन रहता है एंड थोड़ी बहुत चीज़ें रिस्की रहती है। एक और प्रॉब्लम यूएस में है जिसके बारे में लोग बहुत बात करते हैं, वो है ग्रीन कार्ड वाली प्रॉब्लम। ग्रीन कार्ड अगर आपको मिल जाता है तो आपकी लाइफ स्टेबल हो जाती है, लेकिन इंडियंस को मिलने में बहुत साल लगते हैं। इंडियंस ऑलमोस्ट आई थिंक 1 मिलियन से ज़्यादा अभी हैं जिन्होंने अप्लाई कर रखा है, तो लाइन में है। और बहुत सारे लोगों को ऑलमोस्ट 100 साल बाद, मतलब 100 साल बाद मिलेगा। तो अगर आप यहाँ हो तो जब तक आपकी जॉब है तब तक आप हो, अदरवाइज अगर कुछ हो गया तो आपको वापस इंडिया जाना है, या फिर अगर परमानेंसी आप सोच रहे हो कि आप इतने साल यहाँ हो तो आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो ग्रीन कार्ड इंडियंस को क्यों नहीं मिल रहा वैसे? ऐसा ये है कि इनका रूल ये है कि हर साल ये लोग 1.5 लाख के करीब वीज़ा ग्रीन कार्ड्स देते हैं एम्प्लॉयमेंट के बेस पे। हाँ। बट उसका कैच ये है कि किसी भी एक कंट्री को उसका 7% से ज़्यादा नहीं मिल सकता, यानी किसी भी एक कंट्री को करीब 10,000 से ज़्यादा वीज़ास, 10-11 हज़ार से ज़्यादा वीज़ास नहीं मिल सकते। इंडियंस ऑब्वियसली, जैसे मैंने बताया था कि 1 लाख से ज़्यादा इंडियंस हर साल आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हर साल 10,000 से कहीं ज़्यादा हैं। तो वो जो लोग का उस साल नहीं लगता वो वेट लिस्ट में आ जाते हैं। वो होते होते वेट लिस्ट इतनी बढ़ गई है कि अब जो आज अप्लाई करेगा उसका वेट लिस्ट लॉग 130-140 साल का हो गया।
अब इसमें वीज़ा कैटेगरीज हैं, अलग अलग एम्प्लॉयमेंट ग्रीन कार्ड की कैटेगरीज हैं। कुछ कैटेगरीज में इतना लंबा नहीं है, और जो मेजर मेजर जहाँ पे हाँ जो अप्लाई करते हैं उनकी ऐसे 150 साल की कैटेगरी है। और 2024 में स्पेशली सोचो कि मतलब ये जो टाइम है ना ये बढ़े जा रहा है। आई थिंक 20 साल पहले लोगों को मिल जाता था, बट क्योंकि अब इंडियन स्पेसिफिकली इतने ज़्यादा आ गए हैं कि प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप कनाडा से हो आपकी सिटीजनशिप, या फिर आप श्रीलंका से हो, या फिर आप और किसी कंट्री से हो, तो मिलने में 5 या 6 साल या 7 साल लगते हैं। बाकी कंट्रीज़ में फिर भी थोड़ा कम टाइम लगता है। इंडियंस का स्पेसिफिकली आई थिंक 100 साल। तो जब तक आप यहाँ हो तब तक आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपने काम छोड़ा तो फिर आप यहाँ नहीं रह सकते। तो वो जो परमानेंसी का स्टेज है वो आपको ग्रीन कार्ड के थ्रू ही मिलेगा। वन ऑफ द वर्स्ट चीज़ जो मेरे को इसका लगता है कि आप मतलब सपोजिकली आप 30-40 साल यहाँ पे काम कर रहे हो, तो 30-40 साल आप काम कर रहे हो, उसके बाद भी अगर आप रिटायर हो गए तो भी आप यहाँ नहीं रुक सकते, तो भी आपको यूएस छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि आप वर्क वीज़ा पे हो और आपको वर्क वीज़ा ख़त्म हो गया और आप पूरी लाइफ यहाँ पे रह के अगर आपको यहाँ से मूव करना पड़ेगा, तो दैट इज़ नॉट समथिंग विच a lot of people will want to do. And specifically ग्रीन कार्ड का ये भी है ना कि मतलब एक लिमिट ऐसा नहीं है 5 साल 10 साल 100 साल, मतलब आप उतना जिंदा भी नहीं रहोगे। तो अगर आप स्पेशली 2024 में अगर आप आने के बारे में सोच रहे हो तो ये सोच के रहना कि परमानेंसी अगर आपको चाहिए तो यूएस में बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी, मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर आर गुड थिंग्स ऑल्सो, बट स्पेसिफिकली इन दिस व्लॉग आई वुड लाइक टू टेल यू कि ग्रीन कार्ड मिलने में बहुत मुश्किल है और उसके लिए बहुत ज़्यादा लोग, 1 मिलियन से ज़्यादा लोग लाइन में हैं। तो आप यहाँ रहोगे तो वर्क वीज़ा पे रहोगे और ये सब चीज़ें आपके साथ होती रहेगी। हाँ, ऑफ कोर्स इसमें एक रहेगा ये है कि देयर आर सम वीज़ा कैटेगरीज, ग्रीन कार्ड की कैटेगरी जिसमें वेट लिस्ट इतना नहीं है, और जैसे देयर आर सम थिंग्स जिसमें नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हर एक को 100 साल लग रहे हैं, बट हाँ जो मेजर चंक ऑफ लोग जो आ रहे हैं, ये जनरलाइजिंग थिंग, देयर आर दिस कैटेगरी जिसमें आप आई थिंक कुछ $1 मिलियन इन्वेस्ट करोगे तो आपको 4-5 साल में मिल जाएगा। देयर आर कैटेगरीज दैट यू नो हर चीज़ का थोड़ा एक हैक होता है। सो देयर आर हैक्स एंड देयर आर थिंग्स दैट कैन बी वर्कड अपॉन, बट मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस आई फील से स्पेसिफिकली आपको 100 साल लगेंगे, तो थोड़ा इंस्टेबिलिटी रहता है। एक और चीज़ है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है, वो है किड्स के पास जो वीज़ा होता है, जब वो एज अ डिपेंडेंट अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं, ऑफ कोर्स उनके पास H4 वीज़ा होता है और भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। कैच ये है कि 1 से 21 वो H4 डिपेंडेंट वीज़ा पे नहीं रह सकते। तो अगर कोई 5 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा यूएस इंडिया से यहाँ आता है, तो वो अगले 10-11 साल आपके साथ एज ए डिपेंडेंट रहेगा, बट उसके बाद नहीं, उसके बाद वो आपके डिपेंडेंट वीज़ा पे नहीं आ पाएगा। तो ही विल प्रॉब्ली हैव टू मूव आउट ऑफ यूएस, या फिर उसे स्टूडेंट वीज़ा या वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कराना पड़ेगा समहाउ। बहुत सारी स्टोरीज होती है जिसमें आप अपने बच्चे को 2 साल का लेके यूएस आ गए और बच्चा आपका 21 साल का हो गया। अब आपके पास तो ग्रीन कार्ड है नहीं, क्योंकि यू नो बैकलॉग इतना सारा है, 100 साल का है, तो आपका बच्चा आउट ऑफ स्टेटस हो जाता है और इधर उसे इंडिया वापस जाना पड़ता है या फिर किसी और नेबरहुड कंट्री में जाना पड़ता है। वो आपके साथ ऑफिशियली लीगली यहाँ नहीं रह सकता। अगर वो रहना चाहे तो फिर वो F1 में कन्वर्ट कर सकता है, जो कि स्टूडेंट बन सकता है, और फिर वो पूरी सर्कल में वापस आ जाएगा। तो अगर आप सोचो 2024 में आपका बच्चा आई थिंक 15-16 साल का है, तो आपके पास से 4-5 साल हैं जब वो यूएस में आपके साथ रह सकता है। तो आप यहाँ रहोगे, वो यहाँ नहीं रहेगा, तो वो थोड़े 15-16 साल तो स्टिल ओके, बट लाइक अगर कोई 7-8 साल का बच्चा है एंड लाइक इफ ही मूव्स टू यूएस एंड प्रॉब्ली उसका एक काफ़ी बड़ा पार्ट ऑफ हिज लाइफ यूएस में रहेगा, और फिर उसके बाद ही विल हैव टू फेस दिस प्रॉब्लम्स। और एक और इशू ये रहता है कि अगर आप एज अ स्टूडेंट अगर वो यहाँ पे पढ़ भी रहा है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, तो यहाँ पे यूजुअली लोग जैसे काम करते हैं वो वहाँ यहाँ पे वर्क नहीं कर पाएगा, तो he'll have to be dependent on you, on your parents, all through, completely dependent on you through till the मतलब जब तक student get the job, हाँ पूरा अपने स्टूडेंट लाइफ में उसे तुम पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो अगर आप मतलब 2024 में सोच रहे हो तो ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि मतलब ऐसे अगर अपने बच्चों को स्पेशली आप बेटर फ्यूचर के लिए मूव करा रहे हो, बट क्या वो बेटर फ्यूचर है यहाँ, वो सोच के आना। तो अब ओवरऑल आई थिंक 2024 में अगर आपको आना है नहीं आना, ये वाले जो पॉइंट्स हैं वो ज़रूर कंसिडर करना। प्रशांत क्या लगता है क्या मूव करना चाहिए? मतलब बहुत सारे लोग मूव करते हैं, ये वाला ब्लॉग स्पेसिफिकली था कि ये पॉइंट्स आपको पता हो, इन्फॉर्म डिसीजन। आई एम नॉट सेइंग डू नॉट मूव टू द यूएस। भाई इतने सारे लोग मूव कर रहे हैं, कुछ तो बात होगी। तो अगर आपको मूव करना है, सो देयर आर थिंग्स दैट यू कैन वर्क अपॉन। और अगर आपको इंडिया वापस सेटल होना है, थोड़ा टाइम के लिए मूव होना है, तो फिर एक्चुअली हाँ वन ऑफ द रीजंस जो मेरे को लगता है कि इसमें मूव करना बहुत ज़्यादा सेंस बनाता है कि अगर आपको बड़ा सैलरी बम्प मिल रहा है और आप शॉर्ट टर्म के लिए आना चाहते हो कि यहाँ पे रहूँगा 5-10 साल, खूब सारे पैसे बनाऊंगा एंड देन आई विल मूव बैक। तो बहुत सारे लोग इसीलिए स्पेसिफिकली यूएस आते हैं। वो कर सकते हो अगर आपको पढ़ाई करके यहाँ पे कुछ पढ़ने आना है, तब आप यूएस मूव कर सकते हो। अगर आपको स्पेसिफिकली पढ़ाई करने आना हो, या फिर आपको लाइक यहाँ से एकेडमिया में रहना है कि आपको PhD पोस्ट डॉक करनी है,
कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में करना है, क्योंकि यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं, यहाँ की रिसर्च फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं, उस पर्पज़ से आना हो तो उसके लिए भी आई थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। एंड ऑल्सो मतलब अभी पता नहीं, अभी 2024 में चल रहा है, 5 साल में क्या हो जाए, सिचुएशंस क्या हो, जॉब मार्केट कैसी चले, या फिर टेक बूम वापस आ जाए, या फिर कुछ भी हो सकता है, रूल्स चेंज हो जाए। तो ये व्लॉग इसीलिए था कि आप इन्फॉर्म डिसीजन बनाओ। हम खुद यूएस में हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि यहाँ मत आओ, हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ आने से पहले ये सब जान जाओ ताकि आपका डिसीजन सही रहे। अगर आपको व्लॉग पसंद आया, आपने कुछ नया सीखा, आपको कुछ नया समझ में आया, आपको हमारा कॉन्वर्सेशन और जो नॉलेज हमने शेयर की वो अच्छी लगी, सब्सक्राइब कर देना। कितने परसेंट लोग, मेरे 80% लोग नॉन सब्सक्राइब्ड है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन अस, प्लीज टेक केयर, बाय।